सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 4 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली लद्दाख के बारे में है कि उसकी नई पॉलिसी मिली उसको कोटा और डोमिसाइल के बारे में। तो लद्दाख बेसिकली यूनियन टेरिटरी बना 2019 में, फिर वहाँ के लोकल्स ने सेफगार्ड मांगे अपने लिए लैंड जॉब सिक्योरिटी में। तो अभी जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स में टोटल EWS रिजर्वेशन को मिला के 95% रिजर्वेशन पहुँच रहा है। तो उसका ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि 80% STs को रिजर्वेशन है, 4% जो लोग LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहते हैं, 1% जो है SCs को और 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया गया है। अब लद्दाख का डोमिसाइल माना जाने के लिए 31 अक्टूबर 2019 से आपको 15 साल लगातार जो लद्दाख में रहना होगा तो वहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा। और 33% वुमेंस को रिजर्वेशन दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज़ की गई वहाँ की इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूती जो भूतियाज बोलते हैं, पुर्गी। और फिर अभी भी इनकी जो 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 डिमांड्स हैं वो वहाँ को लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने में 6 शेड्यूल में इंक्लूड कराना और सेपरेट सीट्स दिलाना लेह और कारगिल के लिए, ये डिमांड्स अभी भी ऑन गोइंग हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली जो जस्टिस वर्मा के ऊपर एलिगेशंस लगे कि वहाँ पे उनके घर में मार्च 2025 में आग लग गई जिसमें अनअकाउंटेड कैश मिला। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट अभी इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए बोल रही है। तो इम्पीचमेंट मोशन बेसिकली होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर होता है। तो इसमें 2 ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है इनको, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के टर्म्स पे। तो अब यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(4) में गवर्न करता है ये। इसके लिए जो है साइन ज़रूरी है। 50 MPs जो अगर राज्यसभा के साइन करते हैं और 100 MPs जो लोकसभा के हैं वो अगर साइन करते हैं मोशन पे, तो अगर एक्सेप्ट करते हैं स्पीकर और जो है चेयरमैन, तो 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है और ये मोशन किसी भी हाउस में जो है रेज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली फिर एक्सेप्ट होने के बाद 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट होता है। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर जो है फिर वोटिंग होती है इस मोशन पे हाउसेस में। तो दोनों हाउसेस से अगर मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर ये जो है पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर देता है इम्पीचमेंट का। अब पास्ट में सिर्फ एक ही ऐसा केस है 1993 में वी रामास्वामी जी का, जो कि इम्पीचमेंट के लिए गया था बट वो फाइनली फेल हो गया था। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली प्रधानमंत्री अरावली रेंज को जो है लैंड डिग्रेडेशन जो हुआ है उसको रीस्टोर करने के लिए वहाँ पे कई सारी नर्सरीज़ वहाँ पे डेवलप करेंगे। 29 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि अरावली रेंज में आती हैं। अरावली रेंज बेसिकली गुजरात से दिल्ली की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। गुजरात से दिल्ली फैलती है 700 किलोमीटर की रेंज में। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में है, जॉइंट सर्च फॉर मिसिंग वुमेन टूरिस्ट इन मेघालय। तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स क्या है, इसकी अथॉरिटी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से आती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, या मैन मेड डिज़ास्टर्स हो गए, केमिकल जो अटैक होते हैं या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाना, इन सब में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चलाती है बेसिकली और बॉडी। और मेडिकल फर्स्ट एड पहुंचाना, लोगों को बचाना। मोटो क्या रहता है इनका, आपदा सदा सेवा सदैव। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली कर्नाटका और महाराष्ट्र को लेकर है, जो डिस्प्यूट है अलमाटी डैम को लेकर। कर्नाटका जो है इस जो ये डैम है बेसिकली कृष्णा रिवर पे है। तो कर्नाटका क्या चाहता है, इस जो डैम की जो हाइट है वो 524 मीटर तक इंक्रीज़ करना चाहता है, लेकिन महाराष्ट्र ऑब्जेक्ट कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से उसके कुछ महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड आ सकता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है डैम वहाँ के इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट है इन दोनों में। और अभी जो है असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार में। तो अभी बिहार गवर्नमेंट कैबिनेट ने जो है 4797 पोस्ट निकाली हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने। फिर यहाँ पे अनिल कुंबले जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं, रियल मनी गेमिंग जो खेलते हैं, तो मद्रास हाई कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन लगाया था ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पे सुबह 12 से जो है सुबह 5 बजे तक। और यह गला थोड़ा सा सही नहीं है, तो 12 से 5 बजे तक के बीच में जो रियल मनी गेमिंग होती है उसमें बैन लगाया था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस जो डिसीजन था स्टेट गवर्नमेंट का इसको सही बताया और ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है क्योंकि ये कनेक्टेड है पब्लिक हेल्थ और ट्रेड के साथ। और मोस्टली नाइट में ही ऐसा होता है कि लोग एडिक्टेड होते हैं इन गेमिंग्स के साथ और सेल्फ कंट्रोल जो है वो कम होता है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है बैन करने का ऑनलाइन मनी गेमिंग रात में, वो सही है।
फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एक जो MSC इरीना जो है शिप के बारे में है, जो स्विस कंपनी का है, जो सबसे बड़ा शिप है दुनिया का। वो पहली बार विजिंगम पोर्ट पे आया। तो अब इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली 400 मीटर लेंथ है और 61 मीटर वाइड है। और इसकी जो एक बार में कैपेसिटी है वो 24,346 जो 20 फुट इक्विवेलेंट कंटेनर्स होल्ड करने की है। TEU यूनिट है 20 फुट इक्विवेलेंट। 1 TEU का मतलब होता है 20 फीट लंबाई। तो इतने कंटेनर से एक बार में ले जा सकता है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक डेवलप किया है नैनोजाइम, जो कि इसमें होता क्या है बेसिकली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो है ब्लड क्लस्टर बनता है बेसिकली ब्लड्स का, और प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है ब्लड क्लॉट्स की। ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है, तो जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। लेकिन वहीं कोविड-19 की कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि जब आपके जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे ओवर एक्टिवेशन ऑफ प्लेट्स हो जाता है, तो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब जिस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली इन्होंने एक नैनोजाइम डिस्कवर किया है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, जो कि कंट्रोल करता है जब ये एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स बनने से कंट्रोल करता है। तो ये आगे रिसर्च के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एक्सियोम मिशन के बारे में है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है जाएगा, वहाँ की स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए और स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी जो है उसको टेस्ट करने के लिए। तो इसके जो कैप्टन रहेंगे वो बेसिकली इंडिया के जो शुभांशु शुक्ला जी रहेंगे, और इस मिशन का नाम होगा एक्सियोम 4, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा ये सब स्टडी करने के लिए। 11 जून को लॉन्च होगा 12:30 बजे शाम में, और जिस रॉकेट पे जाएगा उसका नाम होगा SpaceX फाल्कन 9। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई भी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉ बनाता है तो वो कंटेम्प्ट नहीं है कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट क्या चीज़ होता है? कंटेम्प्ट कोर्ट का ये होता है कि बेसिकली आप जो है डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं या डिसओबे कर रहे हैं कोर्ट को, या अथॉरिटी या डिग्निटी उसकी जो है लोअर कर रहे हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से जो है वो गवर्न होता है। और दो टाइप का कंटेम्प्ट होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो जो सिविल कंटेम्प्ट होता है बेसिकली आप विलफुली या नोइंगली आप जो है ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं करते हैं कोर्ट का, या इग्नोर करते हैं जजमेंट, तो उसको सिविल कंटेम्प्ट बोलते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? या आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स में जो है कोर्ट की या एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर उसकी अथॉरिटी लोअर या स्कैंडलाइज करने को क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ है सारी। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने बोला कि प्रोफेशनलिज्म मिलिट्रीज़ का वो इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेरी लॉसेस से, ओवरऑल आउटकम जो है वो इम्पॉर्टेंट है मच मोर देन सेटबैक्स। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा पहली बार नॉन कॉन्टैक्ट नॉन प्लस कन्वर्जेंस वॉरफेयर लड़ा गया, और ब्रह्मोस ने 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए उनके पाकिस्तान के। और पाकिस्तान का जो प्लान था बेसिकली मिसाइल अटैक्स का, वो 48 घंटे का प्लान जो है जस्ट 8 आवर में कंप्लीट हो गया, ख़त्म कर दिया इंडिया ने। जिसके बाद फिर सीज़ फायर आया और मैसेज दिया इंडिया ने कि बेसिकली इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा कोई भी टेरर या न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ऐसा बोलना है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो बेसिकली G7 की जो मीटिंग होने वाली है कनाडा में, उसमें इंडिया को अभी तक ऑफिशियल इनवाइट नहीं आया है। तो उसको लेकर अपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि बेसिकली जो G7 के अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनको इन्वाइट किया गया बट इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया अभी तक। तो अब G7 कंट्रीज़ हैं क्या? बेसिकली ये जो है जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सब क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और एक जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके लिए ग्लोबल पॉलिसीज़ बनाने को लेकर डिस्कशन होता है सारा। तो अब ये बोलते हैं कि बेसिकली इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन है वो भी डिटोरिएट हुए हैं। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं, अभी तक इनवाइट नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे सल्फ़र क्लीनिंग को लेके है कि अभी तक इंडिया में क्या होता था, जितने भी कोल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लू गैस डीसल्फरेशन डिवाइस लगाना ज़रूरी होता था, जो कि इस पॉल्यूशन कम करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिसको FGD भी बोलते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी बोलती है कि सारे प्लांट्स में लगाना ज़रूरी नहीं है अब, क्योंकि SO2 लेवल जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा कम है, विद इन लिमिट रहता है। और जो कोल है जो इंडिया का उसमें सल्फ़र कंटेंट उतना कम ज़्यादा भी नहीं है, कम है। तो न्यू पॉलिसी में यही बोला है कि जो बड़े सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़, उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही नेसेसरी रहेगा ऐसा करना।
जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का जो नया ऐप है ECI नेट, जो कि इंटीग्रेट कर रहा है बाकी सारे जो इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इसी ऐप पे। तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी डेटा कलेक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, उसको बेसिकली क्या कर रहा है, डिजिटाइज कर रहा है। और हर जो पोलिंग ऑफिसर रहेगा उसको 2 घंटे में टर्नआउट डेटा जो है, वोटर टर्नआउट डेटा, वो अपडेट करना होगा, जिससे कि लोगों को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले और डिले कम हो। ऑफलाइन भी ये डेटा डाला जा सकता है, बाद में सिंक किया जा सकता है उसके साथ। फिर यहाँ नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है उसमें 3 लाख और जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन करने की प्लानिंग है अक्रॉस द कंट्री। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली जो पहले वो WHO का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क, ये ट्रैक करता था केसेस जो पोलियो के हैं इंडिया में। अब बेसिकली गवर्नमेंट का बोलना है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम है वो ट्रैक करेगा अब ये पोलियो के केसेस। अब ये इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम क्या है, बेसिकली ये डिजीज़ सर्विलेंस के लिए होता है, जो वीकली डेटा कलेक्ट करती हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। कोई भी एपिडेमिक होने वाला है, महामारी या डिजीज़ फैलने वाली, उसके बारे में, तो ये डिस्ट्रिक्ट या जो है और नेशनल लेवल पे ये सर्वे होते हैं सारे इन सब चीज़ के। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर। तो उसका आज PM मोदी जो है उसको उद्घाटन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली क्या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को रिफॉर्म की ज़रूरत है उसके ऊपर है। तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो बेसिकली मैकॉले रिपोर्ट आई थी 1854 में, जिसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किए जाते थे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके। फिर उसके बाद में कोठारी कमीशन रिपोर्ट आई जिसमें 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया जो है UPSC एग्ज़ाम का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फिर उसके बाद में इनिशियली जो है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कट ऑफ रिलीज़ नहीं होते थे, मार्क्स रिलीज़ नहीं होते थे, ब्लैक बॉक्स नेचर था पूरा, कोई क्वेश्चन करने की अथॉरिटी नहीं थी। तो फिर उसके बाद में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, जिसके बाद लोगों ने डिमांड किया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें। फिर यहाँ पे ऑप्शनल हटाया गया प्रीलिम्स से और GS1 GS2 लाया गया। इस प्रॉब्लम क्या है कि अर्बन जो इंग्लिश जो जानते लोग उनको बेनिफिट होता है मेनली CSAT में। तो सॉल्यूशंस जो है वो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि CSAT को क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया। फिर उसके बाद में अरुण निगवेकर कमेटी आई, उसने 2013 में GS में इंक्लूड करने को बोला, रीस्ट्रक्चर करने को बोला, कि उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक जो है इंक्लूड करने को बोला। अब यहाँ पे बोलते हैं प्रॉब्लम क्या है कि प्रीलिम्स जो है बेसिकली जेलस गेट कीपर की तरह एक्ट करता है, जो 5 लाख स्टूडेंट को पहले ही फ़िल्टर कर देता है। और पेपर 2 जो है बेसिकली वो पूरा साइंस और इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेवर करता है। पेपर 1 जो है अनप्रेडिक्टेबल हो गया है काफ़ी और अफेक्ट करता है जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं उनको। मेंस में भी जो फैक्चुअल रिकॉल मेमोरी जिसकी अच्छी है उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, और एनालिटिकल जो एबिलिटी जिनकी अच्छी है उसको टेस्ट नहीं हो पाती है। लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस जो है वो नहीं होते उतने, और गवर्नेंस जो है टेस्ट नहीं होता है उसमें, बेसिकली कैसे गवर्न करेंगे वो। और कई सारे लोग जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करते हैं जो स्कोर ज़्यादा है जिसमें, जबकि उनका बैकग्राउंड भी भले वो ना हो। फिर सजेशंस क्या देते हैं कि बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिमूव कर देना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए 2 पेपर्स के साथ, इसको गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी के साथ। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ हम सेकंड आर्टिकल्स में कवर करेंगे शाम को। फिर यहाँ पे जो इंडिया और US की बायलैटरल टॉक्स चल रही हैं, तो उसमें बोला गया है कि इंडिया को फेवरेबल टैरिफ मिलेगा कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, प्रोडक्ट्स में। तो उसमें बोला गया है कि अब ये डील जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहेगी, लेकिन फोकस करेगा USA अपना ट्रेड डेफिसिट घटाने में। और जो US है वो कई सारे जो है US वुड लाइक रीजनेबल एक्सेस टू मार्केट्स ऑफ इंडिया। US भी रीजनेबल एक्सेस चाहेगा इंडिया का मार्केट का, और टैरिफ रिड्यूस करना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना चाहता है बेसिकली। और कई सारे कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स में US भी चाहता है कि इंडिया मैन्युफैक्चर करे और उसको लोअर टैरिफ मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। तो यही यहाँ पे इनका बोलना है US कॉमर्स सेक्रेटरी का। फिर यहाँ पे जो इन्फोसिस के चेयरमैन है नंदन M नीलेकनी जी, वो बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गोल्ड माइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि रिस्क फ्री नहीं होगा, अनसर्टेनिटीज़ कई सारी रहेंगी। तो फैक्ट्रीज़ को इन्होंने बोला है, एडवाइस दी है कि फैक्ट्री को क्या चाहिए कि AI फाउंड्री चाहिए और AI फैक्ट्री चाहिए। AI फाउंड्री क्या है, जहाँ पे इनोवेशन का प्रोलिफरेशन हो, जहाँ पे इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो। अब जब ये इनोवेशन जो सक्सेसफुल इनोवेशन होंगी, स्केल अप की जाएंगी AI फैक्ट्रीज़ में, और फिर वो अक्रॉस बिजनेस उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बोला कि बहुत सारे जगह पे जोग्राफिकल लोकेशंस पे अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो कंपनीज़ को भी अपना उसी के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेशंस जो है
वो रखनी होंगी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ग्लोबल ऑयल रिफाइनर्स के बारे में है कि दुनिया भर के जो रिफाइनर्स हैं उन्होंने अचानक मुनाफा अभी अचानक मुनाफा उनका कमा रहे हैं ये लोग, क्योंकि कई सारे प्लांट्स बंद होने की वजह से फ्यूल की सप्लाई टाइट हो गई है और समर में डिमांड भी ज़्यादा है। तो हालांकि क्रूड ऑयल के दाम पिछले 4 सालों में जो है वो लोवेस्ट लेवल पर रहे हैं, लेकिन जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फ्यूल की सप्लाई कम है और डिमांड स्टीडी है ना। तो यूएस और यूरोप में रिफाइनरीज बंद होने से कैपेसिटी घटी है, जिससे मार्केट टाइट हो गया है। तो फ्यूल स्टॉक्स भी कम हो रहे हैं, जिससे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो लेकिन वहीं पे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि ये फ़ायदा सिर्फ शॉर्ट टर्म हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड इश्यूज डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम को लेके है कि कार्बन टैक्स को लेके। पहले कार्बन टैक्स क्या होता है? कार्बन टैक्स बेसिकली उन कंपनीज़ या कंट्रीज़ पे लगाया जाता है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं या ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करते हैं। तो उनको बेसिकली जो है ये इनका पर्पज़ होता है कि जो है पॉल्यूशन को कम करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बाय मेकिंग इट कॉस्टली टू पॉल्यूट, मतलब पॉल्यूशन करने को कॉस्टली बनाना। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ बेसिकली है ब्रिटेन को अपने जो है ये कार्बन मार्केट है को ईयू के कार्बन मार्केट से लिंक करना था, यूरोपियन यूनियन के मार्केट से। लेकिन अब ये इसमें दिक्कत आ सकती है जो कि सिर्फ 7 महीने में करना है। अगर ये लिंक नहीं हुआ जो है तो यूके कोई कंपनीज़ को यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लगभग 800 मिलियन यूरोज़ है ना। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लिंकेज 2028-29 तक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स के रूल अलाइन करना टेक्निकली और कॉम्प्लेक्स भी है ये। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे इज़राइल अपना अटैक जो है गाज़ा में वो कंटिन्यू रख रहा है, और जिसकी वजह से एयर ब्लॉकेड किया उसने और कई सारी जगह पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरा फेमाइन जैसी हालत हो गई है। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको हंग्रीएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ भी बोला है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी भी डेली चल रहा है वहाँ पे, और डेली अटैक्स इज़राइल कंडक्ट कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली उषा वेंस जी हैं, जो सेकंड लेडी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की उषा वेंस, इनका पर्सनल कनेक्शन है क्योंकि इनके पेरेंट्स जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो इंडिया और यूएस के बीच में फर्स्ट फेज़ ऑफ बायलैटरल टॉक्स जो चल रही हैं उसके बीच में बोला है कि जो अभी इंडिया और यूएस के लिए फेज़ ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और ये जो टाइज़ हैं वो इम्प्रूव होते जाएंगे नेक्स्ट 4 साल में इंडिया और यूएस के बीच में। तो ये इनका कहना है। तो ये सारा आज के न्यूज़ में हम पूरा बेसिक आज का न्यूज़ डिस्कशन था हमारा। तो आज हमने देखा बेसिकली उषा वेंस ने इंडिया यूएस के बारे में क्या बोला, और इज़राइल कंडक्ट कर रहा है रेगुलरली अटैक्स गाज़ा में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ गया है, और यूके को कैसे प्रॉब्लम आ रही है यूरोपियन यूनियन के साथ कार्बन टैक्स जो है वो एडजस्ट करने में और इंटीग्रेट करने में जो सिस्टम है। फिर ग्लोबल ऑयल रिफाइनर्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है जो इन्फोसिस के चेयरमैन उन्होंने क्या कहा। फिर हमने यहाँ पे देखा इंडिया यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी ने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या फेवरेबल टैरिफ देने की बात की है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेके देखा सारी कमिटीज़ और उनकी रिकमेंडेशंस, क्या उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे इंडिया का न्यू इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम क्या है और वो कैसे रिप्लेस कर रहा है नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क को। फिर हमने यहाँ पे देखा वंदे भारत न्यू लॉन्च करने जा रहे हैं पीएम मोदी कटरा और श्रीनगर के बीच में। फिर यहाँ पे पावर प्लांट्स के लिए क्या रेगुलेशंस आए हैं नए। फिर हमने ECI नेट के बारे में जाना, जो कि एक नया ऐप है इलेक्शन कमीशन का डेटा कलेक्ट करने के लिए वोटर टर्नआउट पे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जो है G7 मीटिंग में इंडिया को अभी तक ऑफिशियली इनवाइट नहीं आया, और G7 कंट्रीज़ क्या हैं। फिर हमने यहाँ पे हमारे CDS ने क्या बोला जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा कोई भी टेरर या न्यूक्लियर ब्लैकमेल। फिर जो नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के लॉज के बारे में क्या बोला। फिर हमने यहाँ पे एक्सियम 4 मिशन के बारे में जाना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिसमें जाना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखा है जो नैनोजाइम डिस्कवर किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक्सेसिव ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे MSC आयरना के बारे में जाना, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे एम्बेसडर जिनको अपॉइंट किया गया कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अनिल कुंबले जी को। फिर यहाँ पे हमने देखा महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कैसे अपहोल्ड किया जो स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगाया ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पे।
फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कैसे जो है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में जाना, अरावली रेंज में लैंड डिग्रेडेशन प्रोटेक्ट करने के लिए पीएम मोदी क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। फिर हमने अलमाती डैम पे क्या इशू चल रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ये देखा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा इम्पीचमेंट प्रोसेस देखा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का पूरा प्रोसीजर जाना। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा लद्दाख में न्यू पॉलिसीज़ जो कोटा और डोमिसाइल के लिए आए हैं, पूरा डिटेल में देखा। तो ये था हमारा पूरा आज का न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आज एक्चुअली ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था तो बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो दोबारा से मुझे बनाना पड़ा। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।